अगला चैप्टर लिखो, उपसहसंयोजी यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CO ORDINATION सही लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COM POUNDS। ये रुको, इसमें देख लें क्या क्या है क्या नहीं है, तब शुरू करें। चलो ध्यान दो इधर। अब हमको ये चैप्टर में पढ़ना है उपसहसंयोजी यौगिक। तो पहले उपसहसंयोजी यौगिक बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं योगात्मक यौगिक होते हैं। योग माने जुड़ना और यौगिक मतलब यौगिकों के जुड़ने से योगात्मक यौगिक बनता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो योगात्मक यौगिक बनता है। अब जो योगात्मक यौगिक बनते हैं वो भी दो प्रकार से हो सकते हैं। जैसे देखो, हमने जोड़ दिया ये K2SO4 फिर प्लस Al2SO4 थ्राइस और प्लस H2O, क्या बनेगा? कुछ सोचो। K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24 H2O। थोड़ा सा माइंड गेम है, फिटकरी का सूत्र याद रखे हो ना, उसी को हमने अलग अलग लिखा था, दिखाई दे रहा है। तो दो यौगिकों को हमने जल में घोलकर उसका क्रिस्टलन कर दिया। क्रिस्टलन करने का मतलब इनको किस अवस्था में बदल दिए? फिर से ठोस अवस्था में बदल दिए, तो हमको मिल गई फिटकरी। तो दो या दो से अधिक यौगिक इसमें जुड़ गए ना, तो ये एक योगात्मक यौगिक है। अभी देखो, दो यौगिकों को एक प्रकार से और जोड़ा जाए, ये KCN और FeCN ट्वाइस, ये पोटेशियम साइनाइड है, ये फेरस साइनाइड है। और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये प्रकार का एक यौगिक बन जाता है K4FeCN6। अब देखो, दोनों लगभग एक ही टाइप के हैं। इसमें भी हमने दो यौगिक लिखा, इसमें भी हमने दो यौगिक लिखा, दिखाई दे रहा है। ये जुड़े तो इस प्रकार का बना, इसमें हमने कहीं बड़े कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया। और जब ये दोनों जुड़े तो ये प्रकार का एक यौगिक बन गया जिसमें हमने बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो यही दोनों में अंतर है, ये बड़ा कोष्ठक। हुआ क्या, जो योगात्मक यौगिक बनते हैं दो प्रकार से बनते हैं। पहले प्रकार का योगात्मक यौगिक जो बनता है वो ठोस अवस्था में अस्थायी दिखता है, परंतु जैसे ही विलयन में जाता है, विलयन मतलब जैसे ही फिर से उसको जल में घोलोगे, वो फिर से अपने आयनों के रूप में टूट जाएगा जिससे वो बना हुआ था। वास्तव में अभी इनके पास देखो कौन कौन से आयन रहे होंगे, K+ और फिर SO4 पे 2- और उसके बाद इधर Al3+ रहा होगा और SO4 पे 2-, ये प्रकार के आयन थे ना। अब ये जो हमारी फिटकिरी है, फिटकिरी को अगर तुम जल में घोल दो तो हमको मिल जाता है K+ SO4 पे 2-, फिर Al3+ और SO4 पे 2-। तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है जल में जाने के बाद? चाहे इन दोनों को जल में घोल दो, चाहे फिटकिरी को जल में घोल दो, दोनों में कोई अंतर है? 4 आयन यहां भी मिल रहे, 4 आयन क्या कहें तो 3 आयन, क्योंकि SO4 तो दोनों में कॉमन है। 1 आयन, 2 आयन और 3 आयन यहां भी मिले, वही 3 आयन इसको घोलने पर भी मिले, दिखाई दे रहा है।
योगात्मक यौगिक तो है क्योंकि योग हुआ था दोनों, लेकिन विलयन में जाने के बाद यह पुनः अपने अवयवी आयनों में टूट गया, दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक लवण। द्विक लवण क्या होते हैं? जो टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक धनायन अथवा 2 या 2 से अधिक ऋणायन देते हैं। द्विक लवण क्या होते हैं? जो टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक धनायन अथवा 2 या 2 से अधिक ऋणायन देते हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब उनमें 2 लवण उपस्थित होंगे, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। तो अब क्या हुआ, ये टाइप का पहला हो गया। दूसरा टाइप का क्या है कि जो ठोस अवस्था के साथ साथ जल में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और उनके गुण इनके अवयवी यौगिकों के गुण से नहीं मिलते हैं। इनके गुण इनके अवयवी यौगिकों के गुण से नहीं मिलते। कहने का मतलब ये सोचो कि ये K4 यहाँ पे अभी मान लो इसको सामान्य रूप से आयन में तोड़ो तो क्या लिखोगे? K+ लिख दोगे और ये Fe2+ लिख दोगे और Cn पे क्या लिख दोगे? माइनस। दिखाई दे रहा है? वैसा ही इनमें होगा, ये K+ बनाएगा और Cn क्या बनाएगा? माइनस। यहाँ पे Fe2+ और Cn क्या बनाएगा? माइनस। तो दिख तो रहा है भाई, दिखाई दे रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान दिए रहना। जब इनको जल में घोलते हो तो ये जो बड़ा कोष्ठक वाला लिखा गया अब नहीं टूट सकता है। ये जो बड़ा कोष्ठक वाला लिखा गया है ये नहीं टूटेगा। टूटेगा कैसे? देखो, K+ बनाएगा और तुम्हारा FeCN6 पूरा एक साथ रहेगा। पोटेशियम का ही तो है, 4 है, तो कुल मिला के कितने धनायन हो गए? 4 धनायन। तो इस पर कितना आवेश आएगा? 4 माइनस आवेश आएगा। दिखाई दे रहा है? मतलब ये वाला अब नहीं टूटने वाला है। तो इनको हमने जल में घोला तो हमको K+ मिला, Cn- मिला, Fe2+ मिला, फिर Cn- मिला। लेकिन जब हमने इन दोनों से मिलकर बनने वाले यौगिक को जल में घोला तो K+ मिला, फिर FeCN6 के ऊपर 4- मिला। क्या दोनों में समानता है? नहीं, दोनों में अंतर हो गया। तो ये है जटिल यौगिक, और जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा गया उसी को हम कहते हैं जटिल आयन या उप सहसंयोजी आयन या संकुल आयन। ये अब नहीं टूट सकता है, अर्थात ये टूटकर पुनः Fe2+ और Cn पे माइनस नहीं देगा। जल में घोलने के बाद ये हमेशा एक साथ रहेंगे। तो यही इन दोनों में अंतर था कि ये ठोस अवस्था में अस्थायी दिख रहे थे, परंतु जैसे ही विलयन में गए अपने अवयवी आयनों के रूप में टूट गए, अर्थात जिनसे बने थे उसी में फिर टूट गए। दिखाई दे रहा है? लेकिन इनमें क्या हुआ? ठोस अवस्था में तो अस्थायी दिख ही रहा था, परंतु विलयन में जाने के बाद भी अपने अवयवी आयनों से अलग गुण दिखाता है। इसके अवयवी आयन क्या थे? यहाँ पे K+ का गुण दिखाना चाहिए, दिखा रहा है, ठीक है। Cn- का गुण दिखाना चाहिए, क्या दिखा रहा है वहां पे? Cn- नहीं। Fe2+ का गुण दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो, बड़े कोष्ठक के अंदर ये जो धातु रखी गई है कौन सी धातु है? Fe कौन सी धातु है? संक्रमण धातु। संक्रमण धातुओं के विशिष्ट गुण में हमने पढ़ा था जटिल यौगिक बनाना। दिखाई दे रहा है? तो अब इनका जटिल यौगिक बनता किस कारण से है, इस चैप्टर में हमको इसी का अध्ययन करना है पूरा। ये इतना बड़ा बन कैसे गया? Fe के बारे में तो तुमने पढ़ा होगा, Fe या तो 2+ बनाता है या तो 3+ बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? उस हिसाब से Fe अगर जुड़ता तो मैक्सिमम कैसे जुड़ सकता था? Fe2+ बनाता तो Cn- के साथ जुड़ता तो FeCN2 बनना चाहिए था, जैसा यहाँ पे बना हुआ है। और 3+ वाला होता तो FeCN क्या बनना चाहिए था? 3 बनना चाहिए था। अब इतना ज्यादा ये कैसे बना लिया है? 6 को कैसे बना लिया? 4 कैसे बना लेता है? 5 कैसे बना लेता है? अभी इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ सकता है वो, तो कैसे जोड़ता है इसी का अध्ययन हमको इस चैप्टर में करना है। नाम है क्या इसका? उप सहसंयोजी यौगिक। तो कुछ लग रहा है कि इसमें उप सहसंयोजी बंध बना होगा, जब नाम ही इसका उप सहसंयोजी यौगिक है। हम 3 प्रकार का यौगिक, मतलब 2 प्रकार का यौगिक साधारण रूप से पढ़ते हैं। एक कहते हैं आयनिक यौगिक, एक कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। जब आयनिक यौगिक कहते हैं तो कहते हैं उसमें आयनिक बंध बना हुआ है, जब सहसंयोजी यौगिक कहते हैं तो कहते हैं उसमें सहसंयोजक बंध बना हुआ है। तो जब उप सहसंयोजी यौगिक है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा बंध बना होगा? उप सहसंयोजक बंध बना होगा, ठीक है ना। अब उप सहसंयोजक बंध क्या होता है?
सहसंयोजक बंध क्या होता है? बस अच्छा, पहले उप सहसंयोजक बंध की चर्चा कर लें तब आगे बढ़े। सबसे पहले देखो, बंध हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं तो कई प्रकार के हैं। साधारण रूप से अगर रासायनिक बंध की बात की जाए तो हम 3 प्रकार की चर्चा करते हैं। एक करते हैं आयनिक बंध। क्या? आयनिक बंध, ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। किससे बनता है? आदान प्रदान। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के समान साझे से बनता है। समान साझे से मतलब 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनना है, तुम भी उतना ही दोगे हम भी उतना ही देंगे तभी साझा होगा, अन्यथा करेंगे साझा नहीं करेंगे। पढ़े हो ना, एकल बंध में 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है 1 इलेक्ट्रॉन उसका होता है, द्विबंध में 2 इलेक्ट्रॉन इसका होता है 2 इलेक्ट्रॉन उसका होता है, त्रिबंध में 3 इलेक्ट्रॉन इसका होता है 3 इलेक्ट्रॉन उसका होता है, मतलब समान साझा होता है। ठीक है। उप सहसंयोजक बंध क्या है? देखो, नाम के सामने सहसंयोजक तो इसके भी लगा है, लगा ही नहीं लगा, मतलब साझा होगा ये भी, ये अंतर रहेगा। यहां पे हमने क्या लिखा? समान साझा, यहां पर विशेष प्रकार का साझा होगा। अब विशेष साझा कैसे हो सकता है? विशेष साझा कैसे हो सकता है? जैसे मान लो यहां पे A एक परमाणु था, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, B एक परमाणु था, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों ने समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन दिया ना साझे में। ये जब बीच में रखते हैं तो साझा होता है, याद रखे रहना। तो दोनों ने अपना 1-1 दिया, यहाँ पे मान लो A के कुछ इलेक्ट्रॉन दर्शा दे रहे हैं जिससे लगे कि हाँ इस टाइप का A का इलेक्ट्रॉन है। तो हुआ क्या? A के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, B के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अगर A ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझे में रखा तो B ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझे में रख दिया। ये है समान साझा, और यहाँ पे बन जाएगा A और B के बीच एक सहसंयोजक बंध। दिखाई दे रहा है? अब विशेष प्रकार का साझा कैसे हो सकता है? कुछ अंतर होना चाहिए ना समान वाले से। क्या अंतर हो सकता है? साझा कभी 1 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद तो होगा नहीं, ये ध्यान दिए रखना। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख के तुम साझा नहीं दिखा सकते हो। का तो इसका चारों बचा हुआ है, A ने अपना 1 रख दिया, ऐसा कभी साझा होगा ही नहीं। साझे में इलेक्ट्रॉन युग्म रहना चाहिए। युग्म मतलब जोड़ा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। तो कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन तो रहना नहीं चाहिए। अगर तुमने 1 रखा और 1 इसका रख दिया तो फिर वही समान वाले पे पहुंच गए, तो समझ गए होगे विशेष प्रकार के साझे में क्या होने वाला है। रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों किसी एक का ही होगा, अर्थात यही दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही होंगे। दिखाई दे रहा है? अब यहां भी साझा हुआ, मतलब किसी ने लिया नहीं पूरी तरीके से। क्या A ने पूरी तरीके से B को दे दिया? नहीं, पूरी तरीके से B को दिया होगा, B के पास पहुंच गया होगा। रखा है बीच में, अगर बीच में रखा तो साझा है, परंतु ये समान साझा नहीं है, ये विशेष प्रकार का साझा है। दिखाई दे रहा है? और इसमें किसने दिया है दोनों इलेक्ट्रॉन? A ने दिया है, और समझ लो किसको दिया है? B को दिया है। तो अब क्या करेंगे? तीर दिखाएंगे। जैसे राम भगवान तीर मारते थे रावण को, तो उनकी तरफ पूछ रहते थे, तीर का मुख रहता था। जब राम रावण की तरफ तीर चलाते थे तो उनका तीर की पूंछ राम की ओर रहती थी कि तीर का मुख राम की ओर रहता था? तीर की पूंछ रहे कि जाहिर सी बात है मुंगा उन्हीं तरफ रख, अपने आप को नहीं मार लेंगे। तो देखो यहाँ पे A ने दिया है और B ने लिया है, इसलिए तीर लगेगा A से B की ओर। अब तीर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसको सहसंयोजक वाले से कुछ अलग दिखाना था। दिखाना था कि नहीं दिखाना था? तो अगर सहसंयोजक बंध हमने लाइन से दिखाया तो उससे अलग करने के लिए हमने तीर का प्रयोग कर लिया। और तीर का प्रयोग इसलिए भी किया गया कि इससे पता चल जाएगा कि यहाँ के साझे में दोनों इलेक्ट्रॉन रखा किसने है।
यहाँ पे तो देखो पाई खींच दिया, हमको पता था समान साझा है, इसलिए फिक्स था कि एक ए ने दिया और एक बी ने दिया। लेकिन यहां पर हमें दिखाना है कि दोनों किसी एक ही ने दिया है। आया समझ में? अब दोनों किसी एक ही ने दिया है, इसको कैसे समझ सकते हो? हम मान लो कहते हैं कि ऐसे बना दिया जाए इसको, कहते नहीं ऐसे हम बनाएंगे, तो कैसे पता चला किसने इलेक्ट्रॉन दिया था ये बताओ? उसमें इलेक्ट्रॉन लेंस लगा के दिखेगा, एक लेंस लगा लो, 2 इलेक्ट्रॉन दिख गया, उसके बाद पता चल जाए। इलेक्ट्रॉन में अंतर थोड़ी ना होता है। क्या एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन में अंतर होगा? यहाँ पे तो हमने प्रदर्शन के लिए अंतर दिखाया है, तो लेंस लगा के देखने से ही पता चलेगा कि वो ए का इलेक्ट्रॉन है कि बी का इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? इसलिए आसानी से पता चल जाए इसके लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं। अब यहां से पता चलता है कि ए ने इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि ए की तरफ से तीर चली और गई है किसकी ओर? बी की तरफ से। तो ये होता है उपसहसंयोजक बंध। तो उपसहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों का एक विशेष प्रकार का साझा होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं। और उप सहसंयोजक बंध को सदैव तीर से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अग्रभाग ग्राही परमाणु की ओर होता है और पश्च भाग दाता परमाणु की ओर होता है। दाता मतलब देने वाला। तो दिया किसने इसमें? ए ने दिया, तो ये दाता हो गया। ग्रहण किसने किया? बी ने, तो ये ग्राही हो गया। तो ग्राही की ओर तीर का अग्रभाग रहता है और दाता की ओर तीर का पश्च भाग रहता है। अब से याद कर लो ये उपसहसंयोजक बंध, क्योंकि पूरे चैप्टर में उसी की चर्चा होने वाली है। अब सोचो, ये तो हो गया, अब क्या कोई भी चाहे तो दे सकता है? अभी तुमसे आया, कहा 1 लाख रुपया हमको दे दो, कदो ले ये सची दे रहे हैं, दे दोगे? कहां दोगे? अपने आप को बेच के दोगे? कहा उसका भी 1 लाख नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब दे वही सकता है जिसके पास रहेगा। अच्छा मान लो तुम 1 लाख रुपया कमा मांग रखे थे, आए हमका 1 लाख रुपया दे दो, क्या सबकी निकाल दे रहे हैं, निकाल दे दो, तुम कटोरा एक भीख मांगो, ये भी संभव है? नहीं। कहने का मतलब हम दे कब सकते हैं? जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो और उस 1 लाख का हमारे लिए कोई महत्व न हो और हम सोच रहे हो उसको प्रयोग करने का ही। हमने तुमसे कहा तुम हमको 1 लाख दो, कुछ समय तुमको 2 लाख देंगे, तो इसके चक्कर में देख भीख थोड़ी मांगने लगोगे। तुम्हारे पास रहेगा तभी सोचोगे कि चलो 1 लाख इनको दे ही देते हैं, कम से कम 2 लाख मिलेगा ना कुछ समय के बाद। तो बात वही है। कहने का अर्थ जिसके पास पर्याप्त मात्रा में हो और उसको देने से उसके ऊपर कोई फर्क न पड़े, तभी वो देने का कार्य कर सकता है। तो किसी भी उपसहसंयोजी बंध में दाता का कार्य कौन करता है, ये चीज को सबसे पहले लिख लो तुम, तब उसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं। लिखोगे उपसहसंयोजी बंध की परिभाषा? परिभाषा लिखना, डायरेक्ट वही लिखवा दे? चलो परिभाषा भी लिखवा दे, कल ही लिखवाएंगे, तो फिर ज्यादा लिखवाना पड़ेगा। दूसरे पेज पे कॉपी के ऊपर लिख लो, इस पे पाठ का नाम लिख लियोगे, उसके दूसरे पेज पे कॉपी के ऊपर तब तक ये वाला लिख लो। किसी उपसहसंयोजी बंध में, किसी उपसहसंयोजी बंध में किसी उपसहसंयोजी बंध में दाता परमाणु वह होता है, दाता परमाणु वह होता है, दाता परमाणु वह होता है, दाता परमाणु वह होता है जिसका अष्टक पूरा होता है, जिसका अष्टक पूरा होता है, जिसका अष्टक पूरा होता है तथा उसके पास एक या एक से अधिक, उसके पास एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक या एक से अधिक
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना। तो दाता का काम कौन करेगा? पहला तो उसके पास 8 तो हो, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि सभी परमाणु अपने बाहरी कोश में कितना करना चाहते हैं? 8 करना चाहते हैं ना अष्टक नियम से, तो 8 होना चाहिए उसका। उसके बाद उसके 8 होने के बाद उसके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। जैसे यहाँ पे देखो ये ए है ना, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? तो यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ पे 3 दिखाया गया, 3 में से 1 हटा दो, 2, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़े में कितने रहते हैं? हमेशा 2 रहते हैं। तो युग्म का मतलब या तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हम बात कर ले NH3 की, किसकी बात कर ले? NH3। NH3 में नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना 2,5, मतलब इसके बाहरी कोश में कितने हैं? 5। 5 में से तो उसने 3 हाइड्रोजन के साथ कहाँ दे दिया है? साझे में दे दिया है, और तीनों हाइड्रोजन ने भी अपना एक एक साझे में दे दिया, समान साझा हुआ। 3 साझे में दिया, तो इसके कितने बचे हुए हैं? अभी 2 बचे हुए हैं, तो 2 इसके पास हमने दिखा दिया। अब इसका गोला बनाओ तो देखो इसके गोले में कितना हो चुका है? यही साझा है, दिखाई दे रहा है। तो अगर नाइट्रोजन के गोले का अध्ययन करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो चुका है ना। तो नाइट्रोजन के पास 8 है और उसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जिसने बंध बनाने में भाग ना लिया हो। तो बंध बनाने में भाग तो 3 ही इलेक्ट्रॉनों ने लिया ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, इसलिए इनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। अतः यह दाता का कार्य कर सकता है। किसका कार्य कर सकता है? दाता का कार्य कर सकता है। ऐसे H2O की चर्चा कर सकते हो। ऑक्सीजन का होता है 8, मतलब 2 कामा कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो अगर H2O यौगिक पढ़ो तो ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है ना। कहने का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया साझे में और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया साझे में, तो दोनों हाइड्रोजन ने भी तो एक एक दे दिया होगा। और इसके पास कितने थे बाहरी कोश में? 6 थे। 6 में से 2 साझे में दिया, तो कितने इसके बचे हुए हैं? 4 बचे हैं ना। 4 मतलब कितने युग्म? 2 एक युग्म बचे हुए, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएंगे क्योंकि इन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? किसी परमाणु में बाहरी कोश के वे इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश, भीतरी कोश नहीं। भीतरी कोश में तो 2 पहले से पढ़ा हुआ, उसकी चर्चा नहीं की अब, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया कि संयोजकता में हमेशा किस कोश की चर्चा होती है? बाहरी कोश की चर्चा होती है। तो बाहरी कोश के वे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, उनको हम क्या कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। और वही उप सहसंयोजी बंध बनाने में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर इनकी महत्ता ज्यादा होगी, अर्थात इन यौगिकों की महत्ता ज्यादा होगी जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, क्योंकि वही उप सहसंयोजी बंध बनाएंगे और तभी उप सहसंयोजी यौगिक बनेगा। ठीक है, तो आगे की चर्चा कल होगी। अब हेडिंग लिखो, उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध उप सहसंयोजी बंध हो गया। तो लिखो, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, 2 से अधिक कहाँ रहेगा? 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच हो गया बनने वाला उप सहसंयोजी बंध। 2 परमाणुओं के बीच बनने वाला उप सहसंयोजी बंध, 2 परमाणुओं के बीच
बनने वाला उपसहसंयोजी बंध हो गया। परमाणुओं का, एक मिनट, परमाणुओं के लिखना, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का एक विशेष प्रकार का साझा होता है, एक विशेष प्रकार का साझा होता है, एक विशेष प्रकार का साझा होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं। हो गया ना? नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के होते हैं, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के होते हैं, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के होते हैं, हो गया, उसे दाता परमाणु कहते हैं, उसे दाता परमाणु कहते हैं। उसे दाता परमाणु कहते हैं। हो गया ना? आगे लिखो। तथा दूसरे परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं, तथा दूसरे परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। हो गया? आगे लिखो। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट। उपसहसंयोजक बंध को तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर लिखना और कोष्ठक में तीर बना देना। उपसहसंयोजक बंध को तीर से प्रदर्शित करते हैं, तीर से प्रदर्शित करते हैं। जिसका अग्रभाग ग्राही परमाणु की ओर होता है, जिसका अग्रभाग ग्राही परमाणु की ओर होता है। जिसका अग्रभाग ग्राही परमाणु की ओर होता है। हो गया ना? नीचे एक और सिंगल इंडिकेट पॉइंट। कुर्सी खाली कर दो, जाओ देखो पीछे है कुर्सी, दोनों ले लो। क्या लिखे? हाँ, एक इंडिकेट पॉइंट लिखना है। उपसहसंयोजी बंध में दाता परमाणु वह होता है, वो कल लिखे थे ना। उपसहसंयोजी बंध में दाता परमाणु वह होता है, दाता परमाणु वह होता है
दाता परमाणु वह होता है हो गया, क्या लिखे? दाता परमाणु वह होता है जिसका अष्टक पूर्ण होता है, जिसका अष्टक पूर्ण होता है, जिसका अष्टक पूर्ण होता है और उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। हो गया ना? नीचे लिखना एक और सिंगल इंडिकेट पॉइंट। यदि किसी दाता परमाणु के पास, यदि किसी दाता परमाणु के पास यदि किसी दाता परमाणु के पास हो गया एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो दाता परमाणु के पास एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो हो गया ना? तो भी वह हो गया ना? एक ग्राही परमाणु से, तो भी वह एक ग्राही परमाणु से, एक ग्राही परमाणु से हो गया ना? एक ही उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। एक ग्राही परमाणु से एक ही उपसहसंयोजी बंध बना सकता है, बना सकता है। हो गया ना? कहने का मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि ये ए है और ये बी है, ऐसे एक तीर वाला बंध बन गया, दूसरा तीर वाला बंध भी यही बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार में एक ही बनेगा, अर्थात ए और बी के बीच अगर एक बार बंध बन गया है तो दोबारा नहीं बन सकता है, भले ही इसके पास अभी बचे हुए हैं। मान लो ये ए के 8 पूरे हैं और इसके पास ऐसे बचा हुआ है और ये बी लेना चाहता है, तो ए क्या करेगा, पहले 2 ठो दे देगा और अभी इसके पास ये बचे हुए हैं ना, तो ये इसके पास बचे ही रहेंगे, एक तीर वाला बंध बन गया। अब अगर बी कह दे कि हमको और चाहिए 2 ठो, तो अब ए नहीं दे सकता है उसके पास अभी ना, इसके पास 3 युग्म थे, 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 3 में से उसने एक युग्म अपना दे दिया यहाँ पे, तो एक उपसहसंयोजी बंध बन गया। यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने रखा यहाँ पे? ए ने ही रखा, बी ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखा, इसीलिए तो ये उपसहसंयोजी बंध है। अगर बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया होता तब कौन सा हो गया होता? सहसंयोजी बंध हो गया होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ए ने ही रखा इसलिए उपसहसंयोजी बंध है, और ए ने रखा इसलिए तीर किसकी ओर है? ग्राही की ओर। ए रखा तो ये दाता है ना, बी नहीं रखा तो बी ग्राही है, और तीर किसकी तरफ लगी है? ग्राही की ओर, अर्थात बी की ओर। हो गया ना? अब इसके बाद ये बी कहता है कि हमको 2 ठो और चाहिए, समझ गए? तो ए कहता है नहीं, अब हम नहीं दे सकते, एक तो दे चुके, ज्यादा देंगे तो पता चला भाग जाओगे, हम यहाँ पे मछली मारेंगे तब। इसीलिए अगर बी को और चाहिए तब वो दूसरे को बुलाएगा। कहने का मतलब ए के जैसा अगर कोई दूसरा आ जाए वो यहाँ पे बना सकता है, अर्थात अगर हम कहते दूसरा ए परमाणु आ जाए तो वो फिर से बना सकता है, लेकिन ये वाला परमाणु अब दोबारा इनसे नहीं बनाएगा।
ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना। एक परमाणु कभी भी दो बंध नहीं बनाएगा, दो उप सहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा। अगर बनाना है तो दूसरे परमाणु को आना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसी ए से, जैसे मान लो यहाँ पे देखो ए है, ये बी बन गया और इसके पास था इस तरह से। मान लो ए किसी ऐसे परमाणु से जुड़ा होता जिसके पास अभी होता इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दिखाई दे रहा है, तो ये सी बना सकता है, इससे सी बना सकता है, क्योंकि अलग अलग परमाणु हो गए ना यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। एक बारी ए ने बनाया और एक बारी सी ने बनाया। अभी इसकी चर्चा होगी आगे, जब हम लिगेंड शुरू करेंगे तब इसकी चर्चा होगी, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्दंती, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये अकेला जो बनाएगा वो एक दंती कहलाता है, और यहाँ पे दो लोग एक ही में थे ना, और दोनों लोगों ने बना लिया तो ये द्विदंती कहलाएगा। तो होगी इसकी चर्चा आगे। बस यहाँ पे ये जानते रहो कि एक परमाणु किसी एक ही ग्राही परमाणु से दो उप सहसंयोजी बंध नहीं बना सकता। अगर उसमें कोई दूसरा परमाणु है, उसके पास है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो देने में सक्षम है, तब दे सकता है, समझ गए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दो लोग हैं तो हमेशा दे ही देंगे दो, इसकी भी चर्चा भी आगे होगी। बस यहाँ पे इतना जान लो कि एक परमाणु दो ठो नहीं बनाएगा, हो गया ना, जिससे वहां पे फिर कंफ्यूजन न रहे कि क्यों नहीं बनाएगा। जाहिर सी बात है, ये अकेला चार ठो देगा और ये एक भी नहीं देगा, ऐसा संभव थोड़ी ना। चार देने का मतलब उससे चार लोग दूर जा सकते हैं, और हमने पढ़ रखा है कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ग्रहण ही नहीं करता है। कभी ऐसा होता है क्या? कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ग्रहण नहीं करता। अभी तक कहे चौथा बंध नहीं खोजा गया, अभी तक बंध कितने पढ़े हो? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, तीन ही पढ़े हो ना। चतुर्बंध कहे नहीं पढ़े? चतुर्बंध क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि कोई चार अपना साझे में देगा ही नहीं एक ही के साथ। कोई एक ही परमाणु को अपना 4 इलेक्ट्रॉन साझे में नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर निकले उससे तो 4 निकल जाएंगे। बंध टूटा तो उससे 4 निकल सकते हैं। बंध टूटने का मतलब क्या हुआ? ए और बी के बीच बंध बना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कि नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ए का है और एक तो किसका है? बी का। बंध टूटा तो 2 प्रकार से टूट सकता है। ऐसा हो कि बंध टूटने के बाद ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गया। लेकिन जब परमाणु भिन्न भिन्न है तो ऐसा टूटने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि परमाणु भिन्न भिन्न है तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होगी, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अलग होगी वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 अभ्यास में इसको बके थे हम लोग, ठीक है ना। अब क्या होगा? अगर मान लो बी की विद्युत ऋणात्मकता हमने कहा दिया अधिक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने वाले हैं? बी के पास जाने वाले हैं ना। तो इसमें तो बी का अपना एक खुद का था और एक किसका लेके गया? ए का लेके गया, तो बी पर एक ऋणावेश आ जाएगा और ए पर क्या आ जाएगा? एक धनावेश। अब तनिक यही चीज तुम चतुर्बंध में लेके चले जाओ। मतलब कहने का अर्थ है, हमने कह दिया ए और बी के बीच 4 बंध बन गए, 1 2 3 और 4, दिखाई दे रहा है। तो इसमें तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन ए के होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? बी के। अभी हमने कहा बी की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अधिक है। तो अगर बंध टूटा तो सभी इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? बी के पास जाएंगे। इसका मतलब ए 4 प्लस बना लेगा, बी 4 माइनस बना लेगा। ऐसा कभी संभव है? नहीं संभव है। इसलिए एक परमाणु के साथ 4 बंध कभी संभव ही नहीं है। अर्थात कोई भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी एक के साथ साझे में नहीं दे सकता है। तो वही चीज तुम यहां पे नियम लगा लो कि अगर ए ने एक बारी दे दिया तो 2 ठो तो हो गया, लेकिन अगर फिर से बना दिया तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कभी संभव ही नहीं। दिखाई दे रहा है? इसलिए कोई अकेला परमाणु किसी एक ही ग्राही परमाणु से 2 उप सहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा, ठीक। अगर वो समूह है, उसमें कोई दूसरा परमाणु है तो वो बना सकता है, जैसा अभी हमने यहाँ पे दिखाया, वो बना लेगा, लेकिन ये अकेले नहीं बनाएगा। हो जाएगा ना? तो इस बात को याद रखना। फिर वहां पे हाँ, इधर दूसरे से बना लेगा, उससे थोड़ी बनाएगा, किसी दूसरे से बना लेगा। ये ए के पास है ना, अभी किसी दूसरे से बना सकता है। यहाँ पे कोई दूसरा आ गया, उससे बना सकता है। हाँ, बी भी रख, तो बी का दूसरा परमाणु हो तो बना लेगा, लेकिन उससे नहीं बनाएगा, उससे नहीं बनाएगा। बी का दूसरा परमाणु आया तो बना लेगा, क्योंकि इस परमाणु का इससे कोई लेना देना थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना है कि इसको 2 मिला तो इसको 2 मिल जाएगा, हम 2 रोटी खाएं तो तुमको 2 रोटी फ्री मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। भले ही जुड़वा होते हैं, दोनों खाना खाना पड़ता है। अब वो जुड़वा पिक्चर देख ली, कोई मारता दूसरा भी मारता वाला नहीं होगा यहाँ पे,
समझ गए? लिखो आगे। हाँ वे कहो कि आहार नाल मिला हुआ हो तब कोई संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा केस अभी तक नहीं मिला हुआ है कि आहार नाल उनका जुड़ा हुआ हो। आहार नाल जुड़ा हो चाहे पाचन तंत्र जुड़ा हो तब ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि पाचन तंत्र में जो पोषण क्रियाएं होंगी तब दोनों को मिलेंगी ना। तो ऐसा कभी संभव नहीं हुआ अभी तक, हो सकता है तब देखा जाएगा, उसको अपवाद मिलेगा कोई। चलो अब लिखो हेडिंग। ये तो बंध के बारे में चर्चा हो गई, पूरा बंध का ही खेल है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही उपसह संयोजी यौगिक है। ठीक है, इसलिए वहां पे आगे फिर से प्रश्न मत पूछना कि कोई एक परमाणु दो ठो क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि दो बनाया तो चार लोग साझे में जाएंगे और कभी भी वो चार साझे में नहीं दे सकता है। ठीक है ना, याद रखे रहना। अगर साझे में जाएगा तो युग्म ही देगा। किसी एक बंध में युग्म इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि बंध तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ध्यान देना, बंध तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंध में नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ए और बी के बीच बंध बना तो यहाँ पे एक का इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बंध किस काम का है? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका चक्रण उदासीन नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण उदासीन नहीं होता है तो वो भागने की फिराक में लगा रहता है। समझ गए? और जब यहाँ पे दो लोग हो जाते हैं तो इनका चक्रण एक दूसरे का विपरीत होता है और ये एक दूसरे के चक्रण को उदासीन कर देते हैं। उदासीन करने का मतलब अब इनमें प्रतिकर्षण क्षमता बहुत कम हो जाती है, अर्थात ये किसी दूसरे को प्रतिकर्षित न करेंगे न किसी से ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे। समझ गए? और जब किसी ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं होंगे तब ये इनमें अस्थायित्व आ जाएगा। और जब अकेला है तो अकेला परमाणु किसी भी तरह से घूमे उसका चक्रण उदासीन होगा। क्या उदासीन चक्रण का मतलब समझ रहे हो? एक तुम्हारा वामावर्त चक्रण लगाता है, एक तुम्हारा दक्षिणावर्त चक्रण लगाता है, तो दोनों ऋणावेश है ना, दोनों ऋणावेश है। एक ऋणावेश इधर चल रहा है, एक ऋणावेश इधर चल रहा है, और सदिश है, इनको जब एक दिशा में करोगे तो चिन्ह इनका बदल जाएगा ना। दो सदिशों का अगर विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी क्या होता है? दो सदिश अगर विपरीत दिशा में है तो इनका परिणामी क्या होता है? अगर इसको कहें F1, इसको F2 कहें तो इनका अगर एक दिशा में करेंगे या परिणामी कहें तो F1 माइनस F2 होता है, क्योंकि इनको एक दिशा में करने के लिए सदिश की दिशा बदलने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, तुमने पढ़ रखा होगा। समझ गए? तो इसलिए इनका परिणामी F1 माइनस F2 होगा। और चूंकि जब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ही है ना, क्या है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का चार्ज समान होगा, अर्थात आवेश समान होगा, अर्थात कहें दोनों बल समान होंगे। और जब दोनों समान है तो परिणामी क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? इसलिए एक दूसरे के चक्रों को उदासीन कर देते हैं। और जब बेचारा अकेला ही है तो वो किससे उदासीन होगा? होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए उसमें प्रतिकर्षण क्षमता भी ज्यादा होती है, आकर्षण क्षमता भी ज्यादा होती है। कोई मिला उसके पास भाग लिया, इसलिए बंध में कभी एक इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। बंध में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 2 या तो 4 या तो 6। अभी तक 6 से ज्यादा वाला नहीं मिला हुआ है, मतलब 8 नहीं मिला, क्योंकि हमने कहा 8 संभव ही नहीं। ठीक, हाँ संकेंद्रीय होता है। ये मतलब यहाँ पे उनका ऑर्बिटल एक निश्चित प्रकार का होता है ना, या तो गोलाकार होगा या तो ईसाकार का होगा या तो ईसाकार में होगा। केंद्र नाभिक तो एक ही रहेगा दोनों का, नाभिक तो दोनों का एक ही रहेगा ना। क्या चीज नहीं सुनाई देगा? क्या बोल रहे? डाई जिक्र क्यों नहीं किया जाता है? डीएपी कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, मिश्रण होता है ना उसमें, तो अमोनियम डाइफॉस्फेट तो पढ़ते ही हैं। अधिक जिक्र क्या मतलब? जब कोई मिश्रण है तो उसको रसायन विज्ञान में हम जिक्र क्यों करेंगे? रसायन विज्ञान में हम जिक्र उसी का करते हैं जिसका हमको रासायनिक गुण पढ़ना होता है। इनका अगर हाँ पढ़ेंगे, अभी मान लो हमको अमोनियम डाइफॉस्फेट जैसा बता रहे उसमें पाया जाता है, तो अगर हम अमोनियम डाइफॉस्फेट यौगिक कहीं पढ़ते
तो उसके उपयोग में पढ़ लेते कि डीएपी बनाने में। जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा ना गैमेक्सिन बनाने में, डीडीटी बनाने में, उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोले थे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनने में था ना, वहां पे उनके उपयोग में था, वो आ गया। अब यहाँ पे गैमेक्सिन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गैमेक्सिन कोई यौगिक नहीं है, गैमेक्सिन मिश्रण। अब बनाते हो कि विभिन्न प्रकार के उर्वरकों को मिलाकर बनाएंगे, जैसा भी बनाते हो, ऐसी कोई चर्चा अभी तक हम पढ़े नहीं है, नहीं बताते सब देखेंगे तो बताएंगे कहीं। जो भी मिश्रण होते हैं, देखो यहाँ पे हम रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे उन्हीं को जिनका हमको रासायनिक गुण का अध्ययन करना होगा। जिनका हमको रासायनिक गुण का अध्ययन करना होगा तो मिश्रण का कोई खुद का रासायनिक गुण नहीं होता है, याद रखे रहना। किसी भी मिश्रण का खुद का रासायनिक गुण नहीं होता। इसलिए यहाँ पर देख लो, अभी तक हम जितना भी पढ़ते आ रहे हैं एक भी मिश्रण नहीं पढ़े हैं। कहीं मिश्रण पढ़े क्या कि इसका इस मिश्रण का रासायनिक गुण नहीं। मिश्रण का रासायनिक गुण हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मिश्रण का खुद का रासायनिक गुण कोई नहीं होता है। मिश्रण में तो जो अवयव है वही रासायनिक गुण दिखाएगा ना वो, इसीलिए मिश्रण का रासायनिक गुण की चर्चा कहीं नहीं की जाती है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ रहे हैं चूंकि रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान में किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, न कि भौतिक गुणों का। और रासायनिक गुण का अध्ययन करना है तो हम किसी मिश्रण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मिश्रण के रासायनिक गुण उसके अवयवी तत्वों के ही रासायनिक गुण होते हैं। तो उसके अवयव का जब हम पढ़ लेते हैं तो मिश्रण के बारे में हम नहीं पढ़ते। अगर मिश्रण का गुण की चर्चा करना है तो उसके अवयव का गुण की चर्चा कर लो, मिश्रण के गुण की चर्चा होगी, समझ गए? इसलिए इनको नहीं पढ़ते, कोई भी मिश्रण हम यहाँ पे नहीं पढ़िए। कौन नहीं? मिश्रण डीएपी चाहे कोई भी मिश्रण हो, कोई संयोजकता नियम से नहीं बनता है। दो पदार्थों को मिला तो उनका मिश्रण बन गया। समांगी मिश्रण क्यों बनता है? वो उनकी ध्रुवणता के आधार पर निर्भर होता है, हाइड्रोजन बंध के आधार पर निर्भर करता है। वो कोई संयोजकता नियम से मिश्रण नहीं बनते। और विसमांगी मिश्रण में तो कोई फायदा नहीं है। विसमांगी मिश्रण दो लोग को मिला दो, विसमांगी मिश्रण बन गया। कौन सा? डीएपी विसमांगी होगा। इसको शायद पहले कोलाइडी अवस्था में बदला जाता है, कोलाइडी अवस्था से इसको क्रिस्टलित कर दिया जाता है। तो कोलाइडी अवस्था में बदलेंगे तो कोलाइडी विलयन हमने पढ़ा, कैसा विलयन है? विसमांगी है, तो विसमांगी तंत्र ही होते हैं ये सब। चलो लिखो आगे। हाँ, यूरिया भी वैसा ही है, लेकिन यूरिया एक कंपोनेंट, ये सूत्र है यूरिया, मतलब यूरिया एक यौगिक है, यूरिया मिश्रण नहीं है। हाँ, नीम लेपित यूरिया जो बनाई जाती है उसको कोलाइडी तंत्र बनाया जाता है, तब वो विसमांगी मिश्रण बन जाता है। तब नीम लेपित यूरिया का हमसे कोई सूत्र पूछो तो नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि वो एक मिश्रण है। अगर यूरिया का पूछो तो यूरिया एक यौगिक है, तब उसका मिश्रण पढ़ेंगे हम लोग, तब उसका सूत्र बनेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि विसमांगी तंत्र जब बन जाता है तो दोनों के फॉर्मूलों को जोड़कर एक नया फॉर्मूला लिख दिया जाता है, जब अगर समांगी तंत्र बन गया तो। लेकिन विसमांगी तंत्र का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नहीं, यूरिया खुद एक यौगिक है और यूरिया जल में विलय होता है। यूरिया जल में घुलता है और समांगी मिश्रण बनाता है। चलो लिखो आगे, कहां तक लिखियो? अभी हेडिंग शुरू करना है ना। चलो, बंद पूरा हो गया, अब हेडिंग लिखो। योगात्मक अथवा आणविक यौगिक, चाहे योगात्मक यौगिक ही लिख सकते हो। हेडिंग है, चैप्टर की शुरुआत अब होती है। योगात्मक यौगिक परिभाषा पूछा गया, योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? बात नहीं जो बोल रहे हो उसको लिखना शुरू करो। योगात्मक यौगिक, और आणविक भी लिख सकते हो, योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। हो गया? अब लिखो, दो या दो से अधिक लवणों को, साधारण लवणों को लिख सकते हो। दो या दो से अधिक साधारण लवणों को, दो या दो से अधिक साधारण लवणों को दो या दो से अधिक साधारण लवणों को एक निश्चित अनुपात में घोलने पर
अनुपात में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण कराने से प्राप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण कराने से प्राप्त विलयन का क्रिस्टलीकरण कराने से हो गया योगात्मक यौगिक प्राप्त होते हैं। योगात्मक यौगिक प्राप्त होते हैं। योगात्मक यौगिक प्राप्त होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। हो गया, लिखो पहला नंबर, नहीं नाम लिख लो तब। पहला द्विक्लवण, द्विक्लवण। दूसरा नंबर उपसहसंयोजी या जटिल या संकुल यौगिक। उपसहसंयोजी या जटिल या संकुल यौगिक या संकर यौगिक भी इसको कहते हैं। हो गया। अब पहली हेडिंग लिख लो द्विक्लवण। द्विक्लवण 10 में फिटकरी पढ़े थे, तो फिटकरी में पढ़े हो गया एक द्विक्लवण है। वही चीज है। अक्सर पढ़े थे। तेजारी राम की तरह राम यहाँ तुम लोग मिलाना जानते हो खूब। हो गया जी। द्विक्लवण इसमें लिखो ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अस्थाई होते हैं, जो ठोस अवस्था में तो अस्थाई होते हैं, जो ठोस अवस्था में तो अस्थाई होते हैं, जो ठोस अवस्था में तो अस्थाई होते हैं परंतु विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं, परंतु विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। हो गया। और अपने हो गया अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, और अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। जैसे
देखो हम लोग बनाते हैं, फिटकरी बनाया जाए, मोहर लवण बनाए, हाँ? ये फेरस सल्फेट है और ये अमोनियम सल्फेट है और ये H2O है। जब ये तीनों को आपस में विलयन बनाया जाता है तो बनता है FeSO4, फिर NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसका नाम होता है मोहर लवण। अभी जब प्रयोग तो संभवतः इस बार तुम लोग का कुछ कराया नहीं जाएगा, प्रयोग कराया जाता है तो उसमें मोहर लवण का प्रयोग होता है। अनुमापन में इसका प्रयोग करते हैं और कई जगह इसका यूज होता है? अनुमापन में मतलब अभी कोई विलयन दे दिया जाए, उसकी सांद्रता नापनी हो, मतलब उसकी नॉर्मलता पता करनी हो, मोलरता पता करनी हो प्रयोग की विधि से। अभी तक हमने जो नॉर्मलता मोलरता पता किया था सूत्र से पता करते थे ना, प्रयोग विधि से पता करने की विधि को अनुमापन कहते हैं। तो जैसे मान लो एक ये दे दिया जाएगा मोहर लवण का विलयन, उसमें पूछ दिया जाएगा कि 1 लीटर में बताओ ये कितना यन घुला हुआ है, मतलब इसकी नॉर्मलता क्या है, प्रयोग करके बताना है, तो इसी को अनुमापन कहते हैं। तो अनुमापन में इनका प्रयोग होता है। अभी प्रयोग करोगे तो पहला प्रयोग ही इसी का होता है, पहला प्रयोग इसी का होता है। लेकिन देखो संभवतः इस बार कराया ही ना जाए तुम लोग का प्रयोग, कुछ पढ़ाया नहीं, क्या कराएंगे। अब देखो ये मोहर लवण बन गया। अब किससे किससे बना? पहले तो अगर FeSO4 को हम जल में घोले तो कौन सा आयन मिलेगा? Fe2 प्लस, फिर SO4 पे 2 माइनस, और इसको जल में घोले तो कौन कौन सा मिलेगा? NH4 प्लस और SO4 पे 2 माइनस। निष्कर्ष क्या निकलता है? हमको फेरस आयन मिल रहा है, अमोनियम आयन मिल रहा है और सल्फेट आयन मिल रहा है। तो अभी ये मोहर लवण जब तक हमारे पास ठोस अवस्था में है तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि ये उप सहसंयोजी यौगिक है कि द्विक लवण है। इसको अगर उप सहसंयोजी यौगिक या द्विक लवण का पता लगाना है तो हम इसको पुनः विलयन में घोलते हैं, अर्थात FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, इसको फिर से जल में घोल दिया जाए। और जैसे ही इसको जल में घोलते हो क्या होता है? Fe2 प्लस मिल जाता है और SO4 पे 2 माइनस मिल जाता है, NH4 प्लस मिल जाता है और H2O अलग हो जाता है। कहने का मतलब सारे के सारे आयन फिर से मिल जाते हैं। देखो जिन आयनों से बना था, किससे किससे बना था? फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, इन्हीं 3 आयनों से मिलकर बना था ना ये। और जैसे ही हमने विलयन में घोला वही 3 आयन हमको फिर से मिल गए। दिखाई दे रहा है? तो जब तक ठोस अवस्था में था तब तक तो हमको मोहर लवण दिखा था। अगर विलयन में घुल गया तब बताओ इसको मोहर लवण कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि विलयन में घुल गया तो हम तो कहते हैं फेरस सल्फेट है, हम ये कहते हैं अमोनियम सल्फेट है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसीलिए इनके बारे में कहा गया कि ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, परंतु विलयन में जाकर अपना अस्तित्व खो देते हैं और अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। अवयवों में विभक्त होने का मतलब जिससे बना है उसी में विभक्त हो गया। दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ध्यान दो, फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन 3 आयन से बना था, वही 3 आयन हमको फिर से मिल गए। जब तक ठोस अवस्था थी तब तक इतना बड़ा हमको दिख रहा था, लेकिन जैसे ही विलयन में गया फिर से वही टूट गया। जबकि कल हमने एक बड़ा वाला यौगिक लिखा था ना, उप सहसंयोजी यौगिक, उसमें हमने देखा जिससे बना था बाद में उसमें नहीं टूटा था, इसीलिए वो उप सहसंयोजी यौगिक कहलाया था। अभी उसकी चर्चा दूसरी वाली हेडिंग में कर रहे हैं। तो जैसे में इसको लिख लो पहले, इसको नहीं, फिर से इसका क्रिस्टलन करोगे फिर वही मिल जाएगा मोहर लवण। नहीं, गर्म करोगे तभी तो पानी ही उड़ेगा ना, तो फिर से वो बन जाएगा अपना यौगिक। गर्म करने को तो तुमने पानी निकाल दिया उसका, तो जल के कारण ही ये घुले है ना। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुल गया, लेकिन अगर तुम इसका फिर से जल निकाल तो फिर जुड़ जाएंगे, वो फिर से मोहर लवण बन जाएगा। क्रिस्टलन वैसे ही किया जाता है। क्रिस्टलन करने का मतलब किसी भी विलयन से विलेय पदार्थ को ठोस रूप में अलग निकालना क्रिस्टलन कहलाता है।
समझ गए? तो विलयन से उसको निकालना है तो किसी भी प्रकार से हम क्रिस्टलन कर सकते हैं। तो जो तुम बता रहे हो वो क्रिस्टलन की एक विधि है। इसको लिख लो, ये वाला। हाँ, दोनों लिखो। ये फेरस सल्फेट है और ये अमोनियम सल्फेट है, और जो बना है वो मोहर लवण है, उसका नाम बोल सकते हो फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, क्योंकि धनायन अलग अलग है, ऋणायन एक ही है, तो ऋणायन का नाम एक ही बार बोला गया, धनायन का नाम 2 बार ही बोला गया। यहां पर तीर के ऊपर क्रिस्टलन लिख देना। इन तीनों का क्रिस्टलन करने से मोहर लवण बना था, मोहर लवण को फिर से जल में घोल देने पर फिर यही बन गए थे। इसको नहीं, ठंडा नहीं किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से उसमें इनको बाहर निकाला जाएगा, तो गर्म किया जाएगा। ठंडा करने के बाद थोड़ी निकलेंगे ये, विलयन में घुल चुके हैं ना ये। तो जब विलयन में घुले हुए हैं तो विलयन में से विलय को अगर अलग करना है तो या तो गर्म करना होगा या तो कोई रासायनिक क्रिया करानी होगी। तो साधारण परिस्थिति में हम गर्म ही करते हैं, गर्म करके इसका जल निकाल देते हैं और इसको ठोस अवस्था में रोक लेते हैं। जैसे तुम्हारा उसमें जल में चीनी घुली हुई है, तो शरबत में से तुम अगर चीनी का क्रिस्टलन करना चाहते हो तो उसको गर्म कर दो, जल उड़ जाएगा, नीचे चीनी बची रह जाएगी, तो वही उसका क्रिस्टलन हो गया। क्रिस्टल हमेशा ठोस अवस्था में ही बनते हैं, द्रव अथवा गैस का क्रिस्टल नहीं होता है। क्रिस्टल कहते किसे? क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं किसी भी पदार्थ के कणों की निश्चित और त्रिविमी व्यवस्था को क्रिस्टल कहा जाता है। तो अब ये निश्चित और त्रिविमी व्यवस्था किस अवस्था में संभव है? द्रव अवस्था में संभव है क्या निश्चित और त्रिविमी व्यवस्था? पानी ऐसे रख दें, उसके बाद कह दें निश्चित और त्रिविमी व्यवस्था बन गई, उसकी नहीं बनेगी। जब तक ठोस अवस्था नहीं लाओगे तब तक उसकी निश्चित और त्रिविमी अवस्था नहीं आएगी, व्यवस्था नहीं आएगी, तो हम क्रिस्टल प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो अगर क्रिस्टल प्राप्त करना है तो पदार्थ को किस अवस्था में बदलना होगा? ठोस अवस्था में बदलना होगा। और इसीलिए यहाँ पे देखो परिभाषा में लिखवाया गया है कि वे पदार्थ मतलब वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठोस अवस्था का मतलब ये क्रिस्टलित रूप में रहेंगे, और जैसे ही उनको विलयन में ले गए इनका क्रिस्टलन खत्म हो गया और फिर से ये किस अवस्था में आ गए? द्रव अवस्था में, अर्थात विलयन रूप में आ गए, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन अभी उपसर्ग संयोजी यौगिक का लिखो हेडिंग नीचे, 1 मिनट, इसमें नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, इंडिकेट पॉइंट। क्या चीज? ये मतलब ये ठोस ही होते हैं दोनों। कहां तक लिखे? नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट। उपरोक्त अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि, उपरोक्त अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि मोहर लवण को जल में घोलने पर, मोहर लवण को जल में घोलने पर जल में घोलने पर उन सभी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है, उन सभी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है उन सभी आयनों का परीक्षण किया जा सकता है जिनसे मिलकर यह बना था, जिनसे मिलकर यह बना था। हो गया? इसलिए यह द्विक लवण है,
इसलिए यह द्विक लवण है। हो गया। अगली हेडिंग लिख देना, उपसंयोजी यौगिक, इसको कल पढ़ेंगे अब।